अमेरिका के सफल दौरे के बाद मिस्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर वाली ताकत एक बार फिर से दुनिया ने देखी है। मिस्र ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री की इससे पहले 10 से ज्यादा देश इसी तरह का सम्मान दे चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दूसरे दिन गाजा के पिरामिड के साथ साथ ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ मुलाकात की। इस दौरान मिस्र और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए कई समझौते दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जहां मेजॉरिटी में है या ज़्यादा संख्या में है, उनमें से 6वें स्थान पर है इजिप्ट। ऐसे देश में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च एक सम्मान मिलना, ऑर्डर ऑफ नाइल मिलना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये अवार्ड मिलना बहुत ही संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ मिस्र ने नहीं बल्कि दुनिया के 10 से ज्यादा देशों ने सम्मानित किया है। 5 मुस्लिम देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। इसकी लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए अमेरिका के बाद मिस्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भारत के लिए कितना अहम है और मिस्र में भारत की धाक देकर कौन कौन से मुल्क राख हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पहले दिन उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने खुद मिस्र के प्रधानमंत्री मेदबोली मौजूद थे। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद आज काहिरा में भारत और मिस्र द्वारा साझा की गई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी है और ये साझा विरासत ही प्रधानमंत्री मोदी की इस मस्जिद में मौजूदगी की सबसे बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री मोदी का मस्जिद में भव्य स्वागत हुआ। उन्हें मस्जिद के जीर्णोद्धार की तस्वीरें दिखाई गईं। वहां पर मौजूद लोगों से भी प्रधानमंत्री ने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मस्जिद की वास्तुकला के बारे में भी जानकारी दी गई। अल हकीम मस्जिद का दौरा करने पहुंचे प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह भी सौंपे। अब हम आपको बताते हैं ये मस्जिद भारत के लिए क्यों खास है। अल हकीम मस्जिद यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, जिसके जीर्णोद्धार में भारत की बड़ी भूमिका है। दाऊदी बोहरा समुदाय ने इस मस्जिद के जीर्णोद्धार में बड़ी भूमिका निभाई है। दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु सैयद मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के दौरान किसी मस्जिद में गए हों। काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। इससे पहले 2015 में अपने यूएई दौरे के दौरान वो दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में शुमार अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में भी गए थे। उस वक्त सारी दुनिया ने इन तस्वीरों को भी देखा था। प्रधानमंत्री ने मस्जिद के दौरे के बाद हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल जाकर प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी। पोर्ट टेओफिक में मौजूद
हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले करीब 4000 भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है जो प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फिलिस्तीन के कई अभियानों में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति अल सीसी से मुलाकात की। अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए अल सीसी दरवाजे पर ही खड़े थे। दोनों देशों के नेताओं के बीच वार्ता हुई और भारत और मिस्र की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने वाले समझौता ज्ञापन पर दोनों नेताओं ने साइन भी किया। चलिए अब आपको बताते हैं मिस्र के अलावा दुनिया के किन किन देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2016 में सऊदी अरब की यात्रा के दौरान सऊदी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज शैश से सम्मानित किया गया था। 2016 में ही पीएम मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा साल 2018 में नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन ने विदेशी गणमान्यों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया था। 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था। इसी साल पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से सम्मानित किया गया था। 2019 में मालदीव में विदेशी गणमान्यों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन से पीएम मोदी को नवाजा गया था। 2019 में बहरीन की ओर से पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित किया गया था। 2021 में पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया था। 2023 में पापुआ न्यू गिनी में पलाऊ गणराज्य के सर्वोच्च सम्मान एपोकल अवार्ड से पीएम मोदी को नवाजा गया। पापुआ न्यू गिनी में यात्रा के दौरान ही पीएम मोदी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया। पापुआ गिनी में ही पीएम मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र में सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, मगर मुस्लिम देश में मोदी की इस यात्रा से पाकिस्तान खौफ में है। आखिर पाकिस्तान के डर की वजह क्या है? भारत और मिस्र की दोस्ती से पाकिस्तान को दर्द क्यों हो रहा है? आखिर कैसे मोदी की कूटनीति के आगे पाकिस्तान खुद को बेबस और लाचार समझ रहा है? इसी पर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। कॉन्फिडेंट मोदी को देखकर पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस हिल गया है। मिस्र की राजधानी काहिरा में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और सम्मान हुआ, उससे पाकिस्तानी खौफ में हैं। जिस मिस्र के खिलाफ पाकिस्तान बार बार बयानबाजी करता रहा है, उसी मिस्र में मोदी की मौजूदगी पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रही है। मिस्र के साथ भारत के मजबूत होते रिश्ते कई मायनों में पाकिस्तान की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है मिस्र मुस्लिम देशों के संगठन में शामिल होने के बाद भारत का हमेशा से सहयोग करता आया है। इसके अलावा मिस्र की 4 दशक से इजराइल के साथ बड़ी रणनीति भागीदारी और रिश्ते भी हैं। भारत और इजराइल के मजबूत रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। इसके अलावा भारत और मिस्र की मजबूत हो रही भागीदारी में पड़ोसी मुल्क इजराइल भी अपनी दोस्ती को और मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत और इजराइल के त्रिकोणीय मजबूत होते रिश्ते पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकते हैं। 1997 के बाद भारत के प्रधानमंत्री पहली बार मिस्र की राजकीय यात्रा पर हैं। लिहाजा पाकिस्तान इसी उलझन में है कि भारत, मिस्र और इजराइल के रिश्ते आने वाले दिनों में किस तरीके से उस पर भारी पड़ने वाले हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेताओं के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई रणनीति। भारत हर मोर्चे पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और एलओसी पर भी पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी डरे हुए हैं। पहले अमेरिका और अब मिस्र में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान मिला, उससे पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक रही है। मोदी जिस तरह ग्लोबल लीडर बन रहे हैं, उससे पाकिस्तान में खलबली मची है। नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर बेहद तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। दुनिया का हर देश मोदी की लीडरशिप की तारीफ कर रहा है। इसमें वो इस्लामिक देश भी हैं जिन्हें भारत के खिलाफ भड़काने के लिए पाकिस्तान बार बार प्रोपेगेंडा करता रहा है। नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए पाकिस्तान की लीडरशिप बार बार मुस्लिम विरोध वाला एजेंडा चलाने की कोशिशें करता है, मगर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है।
अब तो पाकिस्तान के लोग भी पीएम मोदी के मुरीद हैं। मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी है, इसका सबसे नया सबूत है WWE और हॉलीवुड स्टार जॉन सीना का ये इंस्टा पोस्ट। जॉन सीना ने अपने इंस्टा अकाउंट से पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें मोदी राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन के साथ नजर आ रहे हैं। इस फोटो में पीएम मोदी हाथ से कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं जो जॉन सीना के सिग्नेचर पोस्ट से मिलता है। मोदी को लेकर पूरी दुनिया में बढ़ता क्रेज ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब खबर रूस से, जहां पर बगावत का संकट तो खत्म हो गया है, लेकिन कई सवाल बाकी है। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर खड़ा है कि रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को बगावत के बाद पुतिन माफी देने पर कैसे राजी हो गए। सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा है कि अब यूक्रेन से लड़ने वाले वैगनर ग्रुप का होगा क्या। एक दिन पहले मॉस्को मार्च का ऐलान करने वाले काफिले की शक्ल में मॉस्को की तरफ कूच करने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके अब उस शहर से बोरिया बिस्तर बांधकर रवाना हो रहे हैं, जहां पर उन्होंने एक दिन पहले कब्जे का दावा किया था। रूस में बगावत करने वाली पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने रोस्तोव के लोगों से हाथ मिलाया और वापस बैरकों में लौट गए। रूस के शहर रोस्तोव में लोग खुश नजर आए। लेकिन एक दिन पहले मॉस्को कूच करने वाले वैगनर ग्रुप ने यू टर्न क्यों लिया? क्या रूस की जवाबी कार्रवाई से वैगनर चीफ प्रिगोजिन घबरा गए, या बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने उनको मना लिया, या फिर रूस में जो कुछ हुआ वो पहले से ही फिक्स था और राष्ट्रपति पुतिन अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान करना चाहते थे? सबसे पहले समझिए रूस में बगावत खत्म होने की पटकथा किसने और कैसे लिखी। मॉस्को की टेंशन बढ़ाने वाली इस बगावत को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने संभाला। लुकाशेंको ने वैगनर चीफ से बात की और इस विवाद को खत्म करने का फॉर्मूला तैयार किया। फॉर्मूले के मुताबिक रूस छोड़कर अब प्रिगोजिन बेलारूस जाएंगे। मॉस्को के लिए मार्च करने वाले वैगनर इलाकों पर केस नहीं होगा। वैगनर इलाके अपनी अपनी बैरकों में लौटेंगे। खून खराबा रोकने के लिए ये संधि हुई है। लुकाशेंको और प्रिगोजिन ने दिन भर इसके लिए बात की है। वहीं पुतिन रूस की सेना में कुछ बदलाव कर सकते हैं। प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से नाराज थे, तो क्या आने वाले वक्त में पुतिन शोइगु को हटाने जा रहे हैं, या फिर वैगनर ग्रुप को पुतिन बड़ा सबक सिखाएंगे? कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रिगोजिन ने रूस के एक्शन से डरकर और वैगनर ग्रुप के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मौका मिलते ही समझौता कर लिया, क्योंकि एक दिन पहले ही रोस्तोव में चेचन नेता रमजान कादिरोव के लड़ाके पहुंच चुके थे और रूस की सेना ने भी नाकाबंदी कर ली थी। ऐसे में प्रिगोजिन के पास बहुत ज्यादा विकल्प बचे भी नहीं थे। Уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, главный пункт управления. सच्चाई ये भी है कि प्रिगोजिन जानते थे उनको मॉस्को तक नहीं जाना है और पुतिन के गुस्से से बचने के लिए ही रास्ते में उनके लड़ाकों ने एक भी गोली नहीं चलाई, न ही किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुतिन बगावत करने वाले को कैसे माफ कर सकते हैं, क्योंकि अब तक पुतिन का कोई भी दुश्मन उनसे भिड़ने के लिए जीवित नहीं बचा। और जो कुछ पुतिन ने वैगनर को देशद्रोही बताते हुए कहा था और जिस तरह आतंकियों जैसी सजा देने की बात कही थी, क्या वो यूं ही इससे पीछे हट सकते हैं? Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства,
ऐसे में माना जा रहा है कि रूस में जो बगावत हुई वो भी पुतिन के कंट्रोल में रही। पुतिन जानते थे जिस आर्मी को उन्होंने तैयार करवाया उसकी बगावत की हद क्या है। फिलहाल यूक्रेन वॉर के बीच इस बगावत ने मॉस्को में कई समीकरण बदले हैं और पुतिन जल्द से जल्द इन समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक के बाद देश हित में आपका स्वागत है। मॉनसून ने लगभग आधे भारत में दस्तक दे दी है। अभी से कई शहरों के हालात ऐसे हैं मानो जैसे बादलों ने इमरजेंसी लगा दी हो। हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में हुए एक हादसे में महिला की जान चली गई तो पंचकुला में जल प्रलय जैसे हालात बेहद डरावने हो गए। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बेहिसाब बारिश का अटैक, आसमान से आपातकाल, सावधान हिंदुस्तान। ये हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र की वो तस्वीरें हैं जो खौफ पैदा कर रही हैं कि जब आसमान से बादल बेहिसाब बरसते हैं तो धरती पर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। देश के कई राज्यों में प्री मॉनसून से पहले बादलों ने प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। कई शहरों में धरती के जलमग्न हो जाने जैसे हालात हैं। ये तस्वीरें देखिए। अगर जल प्रलय नहीं देखी है तो इन तस्वीरों को देखिए। हरियाणा के पंचकुला के इन तस्वीरों में नहीं पता कि आगे क्या होने वाला था। इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि घग्गर नदी के तेज बहाव में गाड़ी फंसी हुई है, जबकि गाड़ी को संभालने की कोशिश करने वाले लोग अपनी जान की बाजी लगाकर इन्हें बचाने की कोशिश में जुटे हैं। लोग खुद को बचाने के लिए एक रस्सी का सहारा भी ले रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर फंसे लोगों को इन लोगों ने बचा लिया। गाड़ी में सवार ये लोग मंदिर में दर्शन करने आए थे, लेकिन तभी बारिश इन पर कहर बनकर टूट पड़ी। हरियाणा के अंबाला में भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, जबकि झज्जर में सड़कों की जगह सिर्फ और सिर्फ नदियां दिखाई दे रही हैं। रात से ही बारिश आई हुई है और बारिश ज्यादा आई हुई है, तो इसलिए जल भराव की समस्या आई हुई है शहर में। पानी भरा हुआ है, मार्केट के अंदर भी है, आप बस स्टैंड साइड में जाइए, किधर भी जाइए, पानी तो हर जगह भरा हुआ है। गुरुग्राम नेशनल हाईवे 48 पर एक बार फिर हालात खराब दिख रहे हैं। यहाँ जल भराव के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है। दिल्ली में साक्षी नाम की महिला के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। इनकी बेटी साक्षी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ जा रही थी, लेकिन एक हादसे ने साक्षी की जान ले ली। थोड़ी देर में इसी मेरी बेटी का फोन आ गया, पापा आप जल्दी काटो, गाड़ी को वहीं छोड़ दो जहां पर भी खड़े हो, बस गाड़ी मत पार करो, आप साक्षी को कुछ हो गया, साक्षी एकदम गिर गई है नीचे, बाकी मुझे कुछ होश नहीं है। जबरदस्ती मम्मी आप ठीक हो जाओगे, आप चलोगे, फिर हमारे साथ घूमोगे, मेरे को नहीं पता था वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बारिश की वजह से हुई वाटर लॉगिंग में करंट दौड़ने से साक्षी की मौत हुई है। महिला अपने परिवार के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस से चंडीगढ़ जा रही थी। और ये खंभा जिसमें से आप ये तारे देख रहे हैं, इन्हीं तारों की वजह से यहाँ पर पहुँचते ही वो करंट की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली में प्री मॉनसून ने अभी से ही विकराल रूप ले लिया है। यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश के बीच आरके फोरम की इन 3 दुकानों के छज्जे भरभरा कर गिर गए हैं।
स्टूडियो साकार स्टूडियो। अच्छा। उस टाइम हमारी दुकान खुली हुई थी, पर सडनली क्या हुआ है 10:45 पे आके दुकान ओपन कर रहे थे, फिर उसके 2 सेकंड के अंदर ही सारा एक ही बार में ढह गया। ये कोई झरना नहीं है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों के बीच से पानी ने अपना रास्ता तलाश लिया है और तेजी से झरना बनकर नीचे गिर रहा है। यहां लोगों को नहीं पता कि बारिश कब रुकेगी या पानी यूं ही बरसता रहेगा। भारी बारिश के बाद भूस्खलन होने की आशंका से केदारनाथ की यात्रा फिलहाल रोकनी पड़ी है, जबकि यहां श्रद्धालु बारिश के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। भारी बारिश के चलते फिलहाल केदारनाथ यात्रा को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिया गया है। सोनप्रयाग गौरीकुंड में सुबह 10:30 पर यात्रा को रोका गया है। यहां 5000 यात्रियों को रोका गया है। काशीपुर में बहने वाली ढेला नदी और कोसी नदी पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आती है। साथ ही ये नदियां पड़ोसी क्षेत्र में स्थित दामोर से भी जुड़ी हैं और वाटरधाम का जैसे ही जल स्तर बढ़ता है तो वहां से भी पानी छोड़ा जाता है। काशीपुर उप जिला अधिकारी अभय प्रताप के नेटवर्क पर लगातार टीम मॉनिटर कर रही है। और हमारे यहाँ 2 नदियां हैं मेन, एक कोसी नदी और एक ढेला नदी। इसके जो कैचमेंट एरिया में गांव हैं लगे हुए, उन्हीं में बाढ़ का खतरा रहता है। तो इसको देखते हुए 8 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, उसमें ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद सड़कें टूटने लगी हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पानी के तेज बहाव के बीच कई गाड़ियां एक के ऊपर एक आ पड़ी हैं। बारिश लगातार जारी है, राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। यहां करीब 8 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। मुंबई के घाटकोपर में 3 मकान ढह गए हैं। हालात ऐसे हैं जैसे यहां कोई भूकंप आया हो। मुंबई में भारी बारिश ने हालात को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। असम में भी कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। जाहिर है अभी तो ये बेहिसाब बारिश की शुरुआत है, जबकि पूरा मॉनसून बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहली बारिश में ही देश के अलग अलग हिस्सों में बिगड़े हुए हालात दिखाई देने लगे हैं। अभी और भी खराब होने की यह आशंका है। मौसम विभाग ने आखिर क्या चेतावनी दी है, लोगों को क्या ध्यान रखने के लिए कहा है, देखिए एक खास रिपोर्ट। शहर से गांव तक और पहाड़ से मैदान तक जगह जगह मानसून की पहली बारिश के साथ ही आफत का अलर्ट जारी हो चुका है। कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। मुंबई, दिल्ली समेत उत्तर भारत में मानसून की दस्तक के साथ ही मुसीबत का आगाज भी होने लगा है। मानसून अभी सक्रिय स्थिति में है और पास्ट 24 आवर्स से मानसून जैसे आप देख रहे हैं एंटायर महाराष्ट्र, एंटायर मध्य प्रदेश और एंटायर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। इसके साथ साथ मुंबई और दिल्ली में भी मानसून आ चुके हैं। गुजरात के कुछ हिस्सा, ईस्ट राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सा और जम्मू डिवीज़न में कुछ हिस्सा में मानसून आ चुके हैं। और जहाँ जहाँ मानसून आ चुके हैं ये सेंट्रल इंडिया में और एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वहाँ अच्छा बारिश हो रहा है। आइसोलेटेड प्लेसेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो रहा है। मौसम के मिजाज में आए बदलाव के साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को पहाड़ी इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है। बात की तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लगातार पास्ट 3 डेज में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो रहा है और आज भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टूरिस्ट है वो सतर्क रहना चाहिए और हमारा पूर्वानुमान देखना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज पूर्वानुमान हम देते हैं और स्पेशल टूरिस्ट प्लेस के लिए भी पूर्वानुमान दिया जाता है। इसको देखते हुए आप प्लानिंग करना चाहिए और सतर्क के साथ आप टूरिज्म फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, वेस्ट यूपी और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा,
पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश का अनुमान है। मॉनसून आते ही उससे होने वाली दिक्कतों की झांकी दिखने लगी है। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में तपती गर्मी से भले ही राहत मिली हो, मगर बारिश का पानी परेशानी बढ़ाने लगा है। उत्तराखंड में तेज बारिश का असर दिखने लगा है, लिहाजा सरकार भी अलर्ट मोड पर है। आपस में सब एक साथ तालमेल के साथ कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति के लिए निपटने के लिए, उस स्थिति से पार पाने के लिए सक्षम हो। और जगह जगह रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते खोले जाएं। बहुत सारी जगह पर जो बरसात से पहले नाले बंद हो जाते हैं, उन सभी को साफ किया जाए। सभी जिलाधिकारियों से भी बात की है कि सब लोगों को अलर्ट मोड में रहना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन में देश के अलग अलग राज्यों में मध्य से लेकर अधिकतम बारिश हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में किस तारीख को बारिश हो सकती है। 25 जून को यानी आज ओडिशा में भारी बारिश की संभावना है, जबकि 29 जून को असम और मेघालय समेत अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। अगले 7 दिनों में दिल्ली में रुक रुक कर बरसात जारी रह सकती है। वहीं 28 जून को राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश की संभावना है। 25 से 29 जून तक उत्तराखंड के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने के आसार हैं, जबकि 25 और 26 जून को हिमाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश होने के पूरे आसार बने हुए हैं। यही हाल 26 और 27 जून को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हो सकता है, यानी यहां मध्य से लेकर अधिकतम बारिश हो सकती है। जी न्यूज़।